हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जो 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसमें एक भी प्रश्न आउट ऑफ हमारे पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। सब पढ़ाए हुए में से आया है, जो भी हमने पढ़ा है उसी में से आया है। यदि आपने डेडिकेटेडली वो पढ़ा है जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और अच्छे मार्क्स लाएंगे आप, ऐसी ये मेरी आशा है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या प्रश्न आए हैं हमारे। इसका सॉल्यूशन डिटेल यदि आपको चाहिएगा तो हम बाद में इसका सॉल्यूशन भी उसका अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला एक पैसेज से रिलेटेड है। एक पैसेज है जो कि अनसीन पैसेज है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कुछ इको फ्रेंडली टाइप, मतलब पर्यावरण से संबंधित है। इसमें यदि मैं बिना उसके भी पैसेज पढ़े भी करना चाहूँ तो मैं बहुत सारे प्रश्न आपको कर सकता हूँ सॉल्यूशन। जैसे देखें तो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबिलिटी प्राइमरीली मीन्स। मतलब जो टर्म मतलब ये जो शब्द आया है सस्टेनेबिलिटी, इस पैसेज में सस्टेनेबिलिटी यहाँ आया, देखो ये रहा। इसका मतलब प्राथमिक रूप से, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से, मीन्स मतलब क्या है। तो इसका ये ऑप्शन बी सही होगा, प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। दूसरा देखें, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज मैंशनड एज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्राकृतिक जो संसाधन थे उनकी महत्ता को समझने के लिए कौन कौन सी एंशियंट मतलब प्राचीन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का पैसेज में मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखो दो होंगे, ये रहा देखो, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे हमारे इजिप्ट तो लिखा हो नहीं इस ऑप्शन में, मेसोपोटामिया लिखा है, तो ये सही हो गया हमारा मेसोपोटामियन। तीसरा क्या है, व्हाट आर दी मेन थ्रेट्स मैंशनड इन द पैसेज, कि कौन सी थ्रेट्स मतलब खतरे जो कि पैसेज में मेंशन किए गए हैं। तो इसमें आंसर होगा क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो पॉल्यूशन है वो मेन खतरे हैं। क्लाइमेट चेंज मतलब, क्लाइमेट मतलब जलवायु, चेंज मतलब परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो ये मेन थ्रेट्स है, खतरे हैं हमारे। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। अब लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार, हाउ कैन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, हिस्सेदारी कर सकता है, भागीदार बन सकता है टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को बोलते हैं सततता। तो सस्टेनेबिलिटी को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ऑप्शन देखोगे आप तो आसानी से, बाय बाइंग मोर प्रोडक्ट, नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लोगे उससे हो जाएगा, होगा क्या, कुछ नहीं। बाय यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स, ऐसा हो सकता है लेकिन इसमें आया नहीं है ऐसा। डिस्पोजेबल मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हो जिसको जो डिस्पोज हो जाए, जिनको आसानी से नष्ट किया जाए, तो ऐसे ग्लासेस वगैरह, प्लास्टिक का यूज़ नहीं, जो डिस्पोजेबल आइटम जो उनको डिस्पोज किया जा सके, प्रदूषण ना फैलाए, जो वो हो सकता है लेकिन इसमें है नहीं। मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसाइकलिंग। देखो यहाँ पे आएगा, कहाँ है, ये रहा, कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी अलाउ इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट। और यहाँ पे देखो रीयूजेबल आइटम्स भी लिखा है, यूजिंग रीयूजेबल आइटम्स, तो रिसाइकलिंग मतलब वही हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा सी इसका, कि बाय कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्व मतलब बचाना, कंजर्व करना, और रिसाइकलिंग मतलब वापस से यूज़ करना उसको, ख़राब चीज़ों को। जैसे हम रद्दी बेचते हैं ना, तो रिसाइकिल करते हैं हम उसको। अखबार, वो कबाड़ी जो रद्दी ले जाता है अखबारों की, उसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। विच गैस इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एक टर्म आया है इसमें, देखो ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ना कहीं कहाँ आया है, ग्लोबल वार्मिंग देखो ध्यान से देखें हम, ये रहा ग्लोबल वार्मिंग आया ना। तो इसमें कौन सी गैस जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से, और रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी। ये ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, वैश्विक तापन, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है विश्व का, उसके पीछे कौन सी गैस है। हालांकि इस पैसेज में मैंने पढ़ा है जहाँ तक, उसमें लिखा होने किसी गैस का, लेकिन आप गैस कर सकते हो, जैसे कि कार्बन एमिशंस लिखा होना, मतलब कार्बन से संबंधित कोई गैस होगी। अब ऑक्सीजन में कार्बन होता है, नहीं होता, O2 होता है, नाइट्रोजन में
कार्बन तो N2 होता है, नाइट्रोजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसमें कार्बन होता है तो ये हो सकता है। हीलियम मतलब H2, तो इसमें भी नहीं होगा। H नहीं, सॉरी He+, हीलियम, तो इसमें भी कार्बन नहीं है, C नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, तो ये अपन गैस कर सकते हैं इसको। आगे, व्हाट आर द क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी मेंशन इन द पैसेज, कि क्रूशियल जो स्टेप्स है, जो कदम हैं, जो क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, कौन से हैं, टुवर्ड्स मतलब तरफ, सस्टेनेबिलिटी जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेन मतलब सततता, सतत, और सस्टेनेबिलिटी मतलब सततता की तरफ जो महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि पैसेज में मेंशन किए गए, वो कौन से हैं। तो सिंपल सा है, ये अर्बन एरिया को एक्सपेंड करना, बढ़ाने से थोड़ी कुछ होगा। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र को नहीं। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनोन्मूलन, मतलब वनों को ख़त्म करना, उसको बढ़ाकर तो और उल्टा आप नुकसान करोगे। हमको रिफॉरेस्टेशन करना, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, मतलब पेड़ों को वापस लगाना हमको। डिफॉरेस्टेशन गलत है। यूजिंग प्लास्टिक बैग से कोई पर्यावरण का सही होगा क्या, सस्टेनेबिलिटी नहीं। इसका तो ऑप्शन बिना देखे पैसेज पढ़े भी कर सकते हो आप। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, कार्बन जो कैसे हैं, कार्बन से संबंधित पदार्थ हैं, उनको एमिशंस मतलब उत्सर्जन, उनका उत्सर्जन को रिड्यूस मतलब कम करके। आगे देखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिफॉरेस्टेशन एज डिस्कस्ड इन द पैसेज, जो डिस्कस किया गया है पैसेज में क्या, रिफॉरेस्टेशन। ये देखो यहाँ पे होगा रिफॉरेस्टेशन, कहाँ है, ये रहा देखो रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन का मेन पर्पज़ क्या है, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्या होता है, देखो ये टर्म जो है ना फॉरेस्ट, इससे बना। फॉरेस्ट मतलब वन, और एशन लगा हुआ है तो संज्ञा हो गया। फॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण, और री मतलब वापस से रिफॉरेस्ट मतलब पेड़ लगाना, वन लगाना। तो उसका पर्पज़ मतलब उद्देश्य क्या है, जो कि पैसेज में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो पेड़ों को लगाने का मेन उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन नहीं, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण को बढ़ाना नहीं। टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। टू प्रोड्यूस मोर फॉसिल फ्यूल्स नहीं, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, और फ्यूल मतलब ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन उद्देश्य नहीं है इसका मेन। टू क्लियर लैंड एंड फॉर एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी है। तो आंसर ये बिना पैसेज सॉल्व किए अपन को यदि अर्थ पता है तो कर सकते हो हम, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा कि हम पेड़ क्यों लगाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लें। आगे देखो ऐसे ही, हाउ कैन गवर्नमेंट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, इस गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो हैं, वो सपोर्ट कैसे कर सकती है सस्टेनेबिलिटी को। देखो यहाँ पे आया है, ये देखो कहाँ आया है, पॉलिसी से संबंधित, ये देखो ये रहा। गवर्नमेंट्स आल्सो प्ले अ रोल बाय एनेक्टिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज एंड सपोर्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर इको फ्रेंडली पॉलिसीज आ जाएगा। कौन सा है, बाय प्रमोटिंग वेस्टफुल प्रैक्टिसेस नहीं, वेस्ट थोड़ी करके, कुछ वेस्टफुल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके नहीं। बाय इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली पॉलिसी, हाँ ये आंसर हो जाएगा हमारा। इको फ्रेंडली मतलब जो कि पारिस्थितिकी से दोस्ती, मतलब जो परिस्थितिकी अनुकूल हो, ऐसी पॉलिसी मतलब नीतियाँ इम्प्लीमेंट कर क्योंकि सरकार क्या होती है, पॉलिसी बनाती है, नीतियाँ बनाती है, तो पर्यावरण के अनुकूल होगी तो भाई सही है, सस्टेनेबिलिटी आएगी। फंडिंग फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाँ सही है। रिड्यूसिंग गलत हो जाएगा ना, रिड्यूस मतलब कम करके। ग्रीन टेक्नोलॉजी में फंड ज़्यादा देगा तो फ़ायदेमंद है, पैसा ही कम कर देगा तो क्या मतलब उसका। बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंटल इशू, इग्नोर नहीं, तो ऑप्शन ये हो गया सही। ऐसे ही आगे देखो, ये प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि जो पैसेज के अनुसार व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट, ये इस पे ध्यान देना। देखो नॉट आया है कि क्या नहीं है, पार्ट मतलब एक भाग, किसका, सस्टेनेबल लिविंग का, सतत जीवन का पार्ट कौन सा नहीं है। एंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर्स, ये एक्सेस मतलब पहुंच, एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, एक्सेस मतलब पहुंच, टू क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल की ओर आप किसी की पहुंच सुनिश्चित करोगे तो सही है, सस्टेनेबल लिविंग होगी, लोग लंबा जी पाएंगे। प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब जो वापस से, न्यू मतलब नया, एबल मतलब नए के योग्य, और री मतलब वापस से नए के योग्य, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो कि वापस से बनाई जा सके, ऐसे प्रमोट करना, उसको मतलब बढ़ावा देना, सही बात है।
ऐसी ऊर्जा का बढ़ावा देना जिसको जो नष्ट ना हो, वापस से, जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा, इनको वापस से बना सकते हैं ना हम, इसलिए। ऐसे आगे क्या है, एनकरेजिंग डिफॉरेस्टेशन, ये आंसर नहीं होगा। एनकरेज मतलब बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन, मतलब वनों को काटना। वनों को काट के आप कैसे बढ़ा सकते हो, वन कट जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, तो ये आंसर गलत हो गया। हमारा आंसर ये हो गया, क्योंकि हमको नॉट पूछा था, देखो ये नॉट पूछा था कि कोई भाग कौन सा नहीं, ये तीनों भाग है किसके, सस्टेनेबल लिविंग के, लेकिन एनकरेजिंग डिफॉरेस्टेशन नहीं है। चौथा क्या, देखो कंजर्विंग वाटर, कंजर्व मतलब संरक्षण, जल संरक्षण भी तो एक अच्छा उपाय है। यदि आपको लंबा जीना है तो जल को, पानी को बचाना है। आगे देखो 10वां प्रश्न क्या है, व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी अल्टीमेटली एम टू क्रिएट। व्हाट डज, ये तो टेंस का आपको पता ही है। सस्टेनेबिलिटी मतलब सततता, सततता। अल्टीमेटली मतलब अंततो गत्वा या अंततः। एम उद्देश्य, टू क्रिएट मतलब निर्माण करना, मतलब सस्टेनेबिलिटी का अल्टीमेट एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्या बनाना चाहती है। देखो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा लास्ट में, ये टू क्रिएट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट, टू क्रिएट अ फेयरर हेल्दियर एंड मोर रेजिलियंट वर्ल्ड। बस ये आंसर है हमारा, तो हम ये लिखेंगे इसमें, अ फेयरर, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अ फेयरर हेल्दियर एंड मोर रेजिलियंट वर्ल्ड। आगे देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन एज यूज इन द पैसेज। पैसेज में बहुत बार कंजर्वेशन आया है, कंजर्विंग, कंजर्विंग, ऐसे। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, बचाना, तो इसमें पैसेज में मिलेगा आपको, इसको ढूंढ, आपको अपने हिसाब से लिखना। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही करना, ये तो समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि ये समानार्थी शब्द अर्थ पूछा है इसका। प्रिजर्वेशन हो सकता है, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना नहीं होगा, और नेगलेक्ट मतलब नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट मतलब आप किसी का पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आगे क्या, व्हाट डज द वर्ड, कौन सा शब्द, एमिशंस, एमिशंस बहुत बार आया, मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के संदर्भ में जो एमिशन शब्द आया है, इसका मतलब क्या, एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। तो देखो इसमें यहाँ पे कहाँ पे आया है, ये देखो यहाँ पे आया है, ये देखो कहाँ गया, कार्बन एमिशंस, ये देखो, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस को कम करके, कार्बन उत्सर्जन को कम करके। तो यहाँ क्या है, सस्टेनेबल सब्सटेंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से संबंधित जो पदार्थ, सब्सटेंस जो मतलब पदार्थ, रिलीज मतलब छोड़ना, इनटू द एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में, चारों ओर है हमारे वातावरण में जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसका मतलब होता है उत्सर्जन। बस न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, ये नहीं है। तो ये 12 प्रश्न थे पहले पैसेज से संबंधित, और फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये भी एक पैसेज आया था, इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम, पहला पैसेज सॉल्व कर लिया हमने। ये दूसरा प्रश्न, ये भी अनसीन पैसेज का था, इसमें 7 प्रश्न थे, 7 नंबर के, 1 नंबर का एक पैसेज था, बाद में करेंगे हम इसको। आगे देखो क्या है, देखो मैंने ईमेल करवाया था, इसमें क्या, यू आर शिव या सुमन, आप शिव या सुमन हो, ऑफ क्लास 9th, क्लास 9 के। राइट अ फॉर्मल ईमेल, आपको एक फॉर्मल मतलब औपचारिक, जैसे जो कहीं ऐसे नहीं आप उनके दोस्त को लिख रहे हो या किसी ओहदे वाले को, बड़े आदमी को ऐसे लिख रहे हो आप। फॉर्मल मतलब औपचारिक। ईमेल लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को लिखना है आपको, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल को, स्कूल के प्रिंसिपल को, एट, देखो प्रिंसिपल की ईमेल आईडी दे रखी है principalgov@gmail.com, @gmail.com, और उनको रिक्वेस्ट करना है, ये अपना वो बन जाएगा सब्जेक्ट, रिक्वेस्टिंग हिम और हर, जो आप प्रिंसिपल है या तो वो आदमी होगा या औरत होगी, तो हिम और हर क्या करना है, टू अरेंज, कि वो व्यवस्था करे, अरेंज मतलब व्यवस्था, ए मतलब एक कंप्यूटर टाइप टेस्ट, कंप्यूटर पे टाइप टेस्ट का व्यवस्था करे, ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टेड मतलब जो कि इंटरेस्टेड हो, समझ गए आप, जो जिनकी रुचि हो, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी कंप्यूटर टाइप टेस्ट में इंटरेस्टेड हो, रुचि हो जिनकी, उनके लिए अरेंज करे कंप्यूटर टाइप टेस्ट, ताकि हम दे पाए। ऐसा आपको ईमेल लिखना था, बस ये मैंने कराया था। इसके अथवा में एक लेटर भी है जो कि आपको अपने, क्या आप बीकानेर, ये लिखा यू आर रिद्धि और रोहन लिविंग इन बीकानेर, आप रिद्धि और रोहन हो जो कि बीकानेर में रहते हो। फिर आगे लिखा योर अंकल, आपके चाचा ने सेंट यू अ डिक्शनरी, आपको एक डिक्शनरी भेजी है एज बर्थडे गिफ्ट, आपके जन्मदिन के उपहार के रूप में। राइट अ लेटर, उनको एक पत्र लिखिए, टू हिम, उन्हें टू थैंक, उनको धन्यवाद देते हुए, फॉर द गिफ्ट,
उपहार के लिए धन्यवाद देना अपने चाचा को, मतलब इनफॉर्मल लेटर हो गया। आपको बताया नहीं लेकिन आपको ईमेल बता रखा था, बहुत आसान है। 4 नंबर का प्रश्न आया था, सही है। दोनों ये ऊपर के पैसेज है, ये 7-7 नंबर के थे, 14 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर का ये आगे राइटिंग में, राइटिंग वाला पोर्शन है। इसके बाद में ये आया आपका, देखो मैंने अभी आपको करवाई दी है, ये है स्पीच कि यू आर लावण्य और लक्ष्य ऑफ क्लास 9, कि आप क्लास 9 के लावण्य या लक्ष्य हो। राइट अ स्पीच, आपको एक भाषण लिखना है इन 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में, टू बी डिलीवर्ड, जो कि डिलीवर करना है, बोलना है आपको, बाय यू, जो कि आपके द्वारा बोला जाएगा, ऑन टीचर्स डे, अध्यापक दिवस पे। अध्यापक दिवस पे, टीचर्स डे पे आपको इन योर स्कूल, आपके स्कूल में आपको स्पीच देनी है साहब। यू मे टेक हेल्प, आप सहायता ले सकते हो, ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन, जो नीचे लिखी आउटलाइंस हैं उनकी सहायता से आप लिख सकते हो। पॉटर है, क्ले है, पॉटर क्ले मतलब मिट्टी, और पॉटर मतलब जो पॉट बनाता है, पॉट मतलब बर्तन, पॉट ये हो गया, ये मिट्टी, ये मेक मतलब बनाना, द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, एजुकेट मतलब शिक्षित करना, अफेक्शनेटली मतलब प्रेम से संबंधित शब्द है ये, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, बुक्स मतलब किताबें, मेथड्स मतलब तरीके, सिद्धांत, किस तरीके से मेथड होता है, बिल्डअप, बिल्डअप मतलब निर्माण को, कोई कुछ बनता है, जैसे टैलेंटेड मतलब आप टैलेंटेड पता ही हो आपको, टैलेंटेड मतलब टैलेंटेड जो टैलेंटेड हो, ठीक है। और सोसाइटी मतलब समाज। फिर आगे देखो, सोसाइटी मतलब समाज, टीचर मतलब टीचर, अध्यापक, और थैंक्स मतलब धन्यवाद। लास्ट में थैंक्स का आपने आगे स्टार्टिंग इससे की है, तो आप अपने हिसाब से इनको यूज़ करके बना सकते हो। स्टार्ट मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, वो स्पीच के लिए बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोगों में से बहुतों ने देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो वापस देख लीजिएगा, आप सीख जाओगे कैसे लिखना है। आपको स्टार्टिंग में संबोधन करना है, उसमें आपको गुड मॉर्निंग वगैरह वो बोलना है, फिर बाद में इन शब्दों से बनाना है, और लास्ट में थैंक्स कह के अपना स्पीच ख़त्म करना है। इसके अथवा में आया था आपका यू आर स्वरूप और संजय, कि आप स्वरूप या संजय हैं। राइट योर व्यूज़, आपको अपने विचार बताने इन सपोर्ट, किसके, जो जो सपोर्ट कर रहे हो आप किसको, ऑफ द डिबेट टॉपिक। डिबेट मतलब वाद विवाद जो होता है, आप पक्ष में बोलोगे विपक्ष में बोलोगे, उसमें आपके विचार लिखने हैं आपको। कौन से टॉपिक पे, डिबेट टॉपिक है हैवी लोड, हैवी मतलब भारी, लोड मतलब भार, हैवी लोड मतलब बहुत ज़्यादा भार, ऑफ स्कूल बैग्स, जो स्कूल के बैग्स होते हैं, विद्यालय के स्कूल बैग शुड बी बैंड, जिनको बैन किया जाए, बैन मतलब निषेध किया जाए। मतलब आजकल जो बस्तों का वजन है, बैग का वजन है, वो बढ़ता जा रहा है, उनको बैन कर दिया जाए। इसके पक्ष में बोलना है आपको या विपक्ष में बोलना है, उस पर आपको डिबेट तैयार करनी थी। यू मे यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइंस, आप नीचे लिखी हुई आउटलाइंस का प्रयोग करके ये बना सकते हो। जैसे द मोशन मतलब गति, पेरेंट्स पता ही है आपको, डॉक्टर्स एंड एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, डॉक्टर्स मतलब चिकित्सक, पेरेंट्स मतलब आपके अभिभावक, मम्मी पापा। आगे क्या है, वरी मतलब चिंता करना, वरी मतलब डोंट वरी बोलते ना हम, वरी मतलब चिंता करना। वेट मतलब वजन, कैरी मतलब कैरी करना, कैरी करते ना, कैरी। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। कूली इन फ्यूचर, कूली जानते हो ना आप, सामान ढोने वाला कूली। फ्यूचर मतलब भविष्य में। अपेरेंट मतलब जो स्पष्ट हो। फिजिकल मतलब शारीरिक। टॉर्चर मतलब प्रताड़ना। कंप्लीटली मतलब पूर्णतया। बैंड मतलब निषेध। तो इनसे मिलके आपको ये बनाना था, 4 नंबर का था, इन दोनों में से एक करना था, कर दिया होगा आपने ऊपर वाला, मैंने कब स्पीच बता ही रखा आपको। आगे आपकी फेवरेट स्टोरी आपने शायद लिख ली होगी, मैंने आपको शायद, हाँ आपको ये मैंने सेकंड टेस्ट में दी थी, सेकंड या फर्स्ट टेस्ट में दी थी, हाँ फर्स्ट टेस्ट में दी थी, मुझे याद आ रहा है। राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ, एक कहानी लिखिए किसकी सहायता से, ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन, नीचे लिखी गई जो आउटलाइन हैं उनकी सहायता से, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। एंड असाइन टाइटल एंड मोरल ऑफ इट, और आपको इसका टाइटल भी लिखना है। टाइटल मतलब किस पर कहानी है उसका टाइटल लिखना है, टाइटल मतलब शीर्षक, और मॉरल मतलब शिक्षा जो आपको मिलती है इस कहानी से। तो ये कहानी कौन सी आप पहचान ही पाओगे शायद। लिव्स मतलब रहना, जंगल मतलब जंगल, स्लीप्स मतलब सोता है,
माउस मतलब चूहा, कम्स मतलब आता है, बिगिंस टू जंप मतलब कूदना शुरू करता है, बॉडी मतलब शरीर पे, वेकअप मतलब जागना, कैचेज द माउस मतलब चूहे को पकड़ लेता है, वांट्स टू किल मारना चाहता है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करता है, लीव मतलब छोड़ना, प्रोमिसेस मतलब वादा करना, हेल्प मतलब सहायता, लाफ्स मतलब हंसता है, अ नेट मतलब एक जाल, कट मतलब काट देता है, फ्री मतलब आज़ाद, एंड हैप्पी मतलब खुशी। तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ ऐसा है, लॉयन एंड माउस वाली कहानी है। तो आपको सबसे पहले टाइटल लिखना था इसका, ये देखो टाइटल ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, अ लॉयन एंड अ माउस, या अ लॉयन एंड अ माउस, और फिर नीचे कहानी का इस कहानी को लिखना था आपको इन शब्दों की हेल्प से या अपने हिसाब से, नीचे मॉरल लिखनी थी, इसकी शिक्षा लिखनी थी, क्या मिलती है हमको शिक्षा। आगे इसी के अथवा में ये करो, या नीचे ये लिखा हुआ है डायलॉग, डायलॉग मतलब संवाद, संवाद मतलब दो जनों के बीच में वार्तालाप। अब देखो क्या प्रश्न था, सपोज कि मानो यू आर रिपुदमन और राधा, कि आप रिपुदमन या राधा हो, आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आपने 10वीं, सेकेंडरी मतलब 10वीं की परीक्षा, आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, और उसके बाद में यू वांट टू गेट एडमिशन, आप चाहते हो एडमिशन लेना, किसमें, इन अ सिटी स्कूल, एक शहर के स्कूल में। सो यू वेंट, तो आप गए हैं, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास, फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए। कहाँ पे गए, नए सिटी स्कूल में, ठीक है, 10वीं पास कर लिया, आप सिटी स्कूल में गए हैं जहाँ पे 11वीं में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। राइट अ डायलॉग, आपको एक डायलॉग लिखना, संवाद लिखना, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में, बिटवीन, किसके बीच में संवाद होगा ये, सॉरी, बिटवीन बीच में, यू मतलब आपके और एंड द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो है प्रधानाचार्य, उनके बीच में जो संवाद होगा, आप जैसे पूछोगे कि साहब मुझे एडमिशन चाहिए, और जो जो यू मे स्टार्ट, आप शुरू कर सकते हो योर डायलॉग, अपने संवाद को, लाइक दिस, इस तरह से। स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख सकते हो कि रिपुदमन, जैसे मान लो आपने अपने आप को राधा या रिपुदमन में से रिपुदमन मान लिया, फिर आपने परमिशन मांगी, पहले मे आई कम इन सर, उनके चैम्बर में, उनके कक्ष में गए आप प्रिंसिपल साहब के, प्रिंसिपल साहब ने बोला यस यू मे, आप आ सकते हो, हाँ आप आ सकते हो, फिर रिपुदमन बोलता है गुड मॉर्निंग सर, उनको विश करता है, फिर आगे आप ऐसे लिख सकते हो कि मुझे एडमिशन चाहिए और क्या क्या है वगैरह वगैरह। आगे देखो, आगे एक प्रश्न देखते हैं, सेक्शन सी देखते हैं। इसमें तो बहुत आसान था, इसको तो सॉल्व करा देता हूँ। पहला क्या है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, मैंने आपको बताया ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या होती है, ये टेंसेस के सवाल होते हैं। अब देखो क्या, पूनम डैश प्ले, प्ले की वर्ब है, उसको यूज़ करना था हमको, हॉकी एवरी वीकेंड, एवरी मतलब प्रत्येक, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में, मतलब हर शनिवार को रविवार को क्या हॉकी खेलती है आ गया, प्ले मतलब खेलती है, मतलब रोज़ाना हर वीकेंड को खेलती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, उसमें V5 आ जाएगा साधारण वाक्य में। तो पूनम, पूनम में सिंगुलर है तो इसलिए प्ले का प्लेज आ जाएगा, क्या आएगा, प्लेज, PLAYES, प्लेज, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, अ टूरिस्ट डैश स्की, स्की मतलब वो बर्फ़ पे फिसलते हैं ना, स्कीइंग करते हैं हम, ऑन द स्नो एट दिस टाइम, कि इस समय बर्फ़ पर जो टूरिस्ट यात्री वो फिसल रहा होगा, स्की कर रहा होगा, तो इसमें आ जाएगा इज स्कीइंग, क्योंकि इसमें आना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट में आता है इज MR, और स्की में ING लग जाएगा, तो स्कीइंग आ गया, इज स्कीइंग आ जाएगा। फिर अगला, द टीचर डैश टीच अस यस्टरडे, अब यस्टरडे आते ही मैंने बताया था आपको कौन सा, V2 आएगा, V2 टीच का क्या होगा, टॉट आ जाएगा, टॉट आ जाएगा साहब। आगे देखो, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये मैंने शायद आपको कराया नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ फटाफट में, और आप अगले बार करेंगे शायद। माई ब्रदर, कि मेरा भाई, खालिस्तान विल बी 35 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, इज अ टीचर, जो कि एक टीचर है, तो हु आएगा, जो हु मतलब जिसका होता है, हु, मेरा भाई जो अगले महीने 35 साल का हो जाएगा, जो कि एक टीचर है, तो हु आ जाएगा इसमें, सही है ये। दिस इज़ द हाउस, ये घर है, खालिस्तान आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल ख़रीदा है, तो जो आया, तो हूँ मतलब जिसको आता है, जिसको, विच आएगा, तो विच आ गया, सही साहब। इसमें है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर तो बहुत आसान होते हैं, एन दी देखो, राजेंद्र रॉट खालिस्तान नॉवल, नॉवल एन के आगे ए लग जाएगा, तो ए नॉवल आ जाएगा।
फिर आगे क्या है, उम्मीद वांट्स टू विजिट द ताजमहल आ जाएगा साहब। आगे क्या है, प्रिपोजिशन ये तो करवा दिया आपको। युवराज विल गो टू मनाली, युवराज मनाली जाएगा कब, इन समर वेकेशंस, समर वेकेशंस में इन आ जाएगा। नीलम इज कुकिंग फूड, नीलम खाना पका रही है अजय वीर, अजय वीर के लिए, अबाउट नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर अजय वीर, ठीक है। आगे क्या है, ये बिहाइव से आपको पैसेज आ गया, अभी हाल ही में कराया था हमने, ये पहला चैप्टर है जो कौन सा था वो आपका, याद आ रहा है आपको कुछ, द फन दे हैड वाला, मार्जी वाला, टॉमी वाला, वो वाला है, उससे पैसेज आया ये स्टार्टिंग का ही है आपका, स्टार्टिंग के इसके प्रश्न हैं कुछ 6 प्रश्न, बहुत आसान हैं। व्हाट वाज द डेट व्हेन मार्जी रॉट अबाउट अ वेरी ओल्ड बुक इन हर डायरी, की जो उस बुक के बारे में लिखा अपनी डायरी में मार्जी ने, तो उस दिन डेट क्या थी वो सबको याद है, 17 मई 2157 साहब। व्हाट डिड टॉमी फाइंड ऑन दैट डे, कि टॉमी ने उस दिन क्या पाया, तो एक बुक पाई थी साहब, और क्या है, हाउ, एक बुक पता है ना आपको, एटिक में पाया, अटारी में हमारे। हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक, कि बुक के जो पेजेस कैसे थे, देखो यहाँ पे आया येलो एंड क्रिंकली, येलो मतलब पीले और क्रिंकली मतलब मुड़े तोड़े टाइप के, पुराने हो जाते हैं ना जब पेजेस वो। फिर व्हाट वाज द एज ऑफ मार्जी एंड टॉमी, मैंने आपको याद करा करा के थक गया इसको, 11 साल की मार्जी थी, 13 साल का टॉमी था साहब। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, कि उसने कहा कि तुमने ये कहाँ से पाई, या तुमको ये कहाँ से मिली, तो इसमें इट आया ना, ये का मतलब क्या, टू हुम डज इट हियर रेफर टू, इसमें इट का मतलब क्या है, इट मतलब ये पुस्तक के लिए, बुक के लिए आया, और क्या है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, की इन मतलब इनका ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका ही पैसेज में क्या अर्थ मीनिंग शब्द आए हैं वो लिखना है आपको। मोशन लेस, मोशन मतलब गति, लेस मतलब नहीं, तो गति ना करे मतलब स्थिर वाला, गति नहीं तो स्थिर आएगा है, इसमें देखना पड़ेगा क्या है, मोशन लेस, मोशन नहीं, मूविंग तो आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, देखना पड़ेगा हमको, ढूंढना पड़ेगा, लाओ देखें, मैं चलो इसको बाद में देखता हूँ मैं, अभी वैसे मेरे हिसाब से इसमें और देखता हूँ, फटाफट लो देख लेता हूँ। स्टूड स्टिल, स्टिल आएगा, क्या आएगा, स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब एकदम नॉट मूविंग, मोशनलेस आ जाएगा, स्टूड स्टिल, स्टिल। और लॉफ्ट, लॉफ्ट मतलब ये हार्ड था, लॉफ्ट का मतलब होता है अटारी टाइप, वो बुखारी टाइप होती ना, वो आया, एटिक, एटिक शब्द आया होगा, देखो हमने पढ़ा था जहाँ से उसको बुक मिली थी, कहाँ से मिली थी, ये रहा एटिक आया ना, एटिक, ये आएगा इसका। आगे क्या है देखो, कोई 2 प्रश्न करने थे, इन चार प्रश्नों में से 4 प्रश्न लिखे हैं। देखो पहला प्रश्न था द फन दे हैड से, जो ऊपर वाला ये पैसेज है द फन दे हैड, उसमें से ही हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, हैड से, ये तो मैंने प्रश्न करवाया था। मैंने इसमें प्रश्न ऐसे देखे जो हमने किताब के पीछे से जो प्रश्न किए थे हमने, वही वाले प्रश्न हैं सारे इसमें। देखो ये हमने किया था, हैड मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब यस और नो में आंसर होगा कि मार्जी ने कभी इससे पहले कभी बुक देखी थी, नहीं देखी, सब पहली बार देखी थी उस टाइम, तो इसमें नो आ जाएगा आंसर इसका। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, यह है द साउंड ऑफ म्यूज़िक से पार्ट 1 से, कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में था वहाँ एवलिन ग्लैनी गई थी, तो उस समय कितने साल की थी, तो है मुझे याद आ रहा 17 साल की थी, वो साहब जा रही थी, ट्रेन का इंतजार कर रही थी। हु वर दी पीपल इन केजिया फैमिली, ये तो मैंने प्रश्न करवाया ही था, सारे प्रश्न करवा रखे हैं। द लिटिल गर्ल्स आया है कि केजिया के घर परिवार में कौन कौन थे, केजिया थी, उसके पिताजी थे, माताजी थी, दादी थी, और आप वो एलिस कुक के बारे में लिख सकते हो, नौकरों के बारे में लिख सकते हो। फिर अगला ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये भी हमने अभी किया है। आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, फॉर गुड मैंने बताया था हमेशा के लिए, कि आइंस्टीन जो है जो म्यूनिक का स्कूल है वो छोड़ देता है हमेशा के लिए। एक्सप्लेन इसके बारे में बताया क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिमेंटेशन, देखो मुझे शब्द याद आ रहा है अभी भी, रेजिमेंटेशन मतलब कठोर अनुशासन था वहाँ पे, इसलिए वो छोड़ देता है, बस उसको वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जाना होता है, वहाँ पे उदार अनुशासन था। आगे देखो, आगे प्रश्न क्या है, इसमें भी
एक दोनों में से एक करना था लगभग 80 शब्दों में। वो 20 से 30 पहले 20 से 30 साल है शायद, हाँ कितने में थे वो, 2 से 3 लाइनों में। वो तो एक एक लाइन में ही आंसर हो रहा था। देखो 20 से 30 वर्ड्स में था, मतलब 2 से 3 लाइनों, 2 लाइनों में। और ये जो आंसर है वो 80 वर्ड्स में, मतलब 7 से 8 लाइनों में। और इन दोनों में से एक करना है, एनी वन करना है। तो पहला प्रश्न क्या था, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेज। ये अभी हमने कर रखा है प्रश्न कि कोई 2 घटनाएं बताइए इन द टेक्स्ट, जो कि पाठ में आई है, विच टेल यू, जो हमें बताती है दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस की। बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे। 2 घटनाएं हमको बतानी थी बस। आपको पता है ये 2 घटना कौन सी, एक तो पाकिस्तान जब वो विभाजन हुआ भारत का, तो पाकिस्तान नहीं गए साहब। और दूसरी घटना जब उनके इस विद्यार्थी ने उनको अमेरिका जाने के लिए बोला, एक स्कूल को हेड करने के लिए, तब मना कर दिया। तो ये लव दिखाता उनको। इन वॉट वे डिड केजिया, अगला प्रश्न इन दोनों में से एक करना था। इन वॉट वे डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। क्यों, जो केजिया की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो एनकरेज प्रोत्साहित करती थी उसे, ताकि वो अपने पिताजी को और अच्छी तरह से जान पाए। कैसे करती थी वो भाई, दो संडे को नीचे भेज देती थी उनको दोपहर में, कि उनसे बात करो, एक अच्छी चैट करो, टॉक करो। बस ये लिखना था। इन दोनों में से एक करना था। फिर 13, इसमें भी दोनों में से एक करना, 40 शब्दों में, मतलब 3 से 4 लाइनों में। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स माय चाइल्डहुड। वही वाला कौन सा, अब्दुल कलाम वाला, अभी कराया था हमने, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से प्राप्त किए, माता से अलग प्राप्त किए, पिताजी से अलग प्राप्त किए। 2 गुण आए थे ना उनमें, जब जन्म से आए थे। कौन से, पिताजी से 2 आए थे। मुझे देखो याद आ रहा अभी भी, किताब नहीं है मेरे पास लेकिन याद आ रहा मुझे, डीप काइंडनेस माता जी से, डीप काइंडनेस गहरी दयालुता, और ऐसा जनरोसिटी था, जनरोसिटी था पिताजी के लिए था। पिताजी के लिए और क्या था, हाँ ऑनेस्टी था, वो याद आ रहा है देखो। तो ऐसे आपको भी याद आना चाहिए। दूसरा क्या है, व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर से आ गया ये, कि डॉक्टर जब उसमें मिरर में देखता है तो कौन से 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है साहब। एक तो क्या करता है कि वो दाढ़ी बनाएगा रोज की रोज, और मूछ रखेगा पतली, और दूसरी एक अपनी अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा। ये दोनों डिसीजन हमने ये कर रखा है। फिर बाद में पोइट्री का सेक्शन आ गया साहब। स्टेंजा दिया, स्टेंजा मतलब छंद, इनको पढ़ना है और आंसर देना है। ये पहला प्रश्न, पहला छंद कौन सा, विंड कम स्लो सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ये विंड वाली ऐसे आ गया। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कि कौन सी पोएम से ये लाइनें ली गई है। तो पोएम का नाम लिखना था साहब, विंड नाम आ जाएगा सीधे ही। दूसरा क्या है, व्हाट डज द पोएट से टू द विंड एंड वाई, कि पोएट जो है कवि, वो विंड को क्या कहता है और क्यों कहता है। तो देखो क्या क्या कहता है कि भाई सॉफ्टली बहो, ज़्यादा तेज मत चलो। क्यों क्यों कहता है, क्योंकि वो उनको तोड़ देगी, क्योंकि वो खिड़कियों के शटर्स को तोड़ देगी, पेपरों को बिखेर देगी, और बुक शेल्फ पे जो बुक्स रखी हैं उनको नीचे गिरा देगी साहब। ये लिखना था बस। या ये नहीं करो तो नीचे वाली पोइट्री कर सकते हो आप, और लिखा हुआ इसमें, ये एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ये अभी हमने की थी। ये किसमें, रेन ऑन द रूफ वाली से है। ये आपको याद भी नहीं आ रहा तो नीचे देखो नाम लिखे हुए हैं, इससे याद आ जाएगा आपको। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, कि किस कविता से ये लाइनें ली गई। तो कविता का नाम लिखना था, रेन ऑन द रूफ। दूसरा क्या है, व्हाट फाइंड्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, कि पोएट के, कवि के हार्ट में जो इको कौन लाता है। इको कौन लाता है, टिंकल की जो आवाज़ होती है, जो शिंगल्स करती है। शिंगल्स क्या, आयताकार लकड़ी की तख्ते होती है, जो ऊपर टाइल्स लगी रहती है छत पे, उस पर पानी की जब बूंदें गिरती है तो टन टन की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं टिंकल। वो इको लाती है उसके हार्ट में। ये लिखना था। आगे इन दोनों नीचे 15 प्रश्न है, इसमें 3 में से 2 करने थे, और 2 से, हाँ 2 लाइनों में लिखने थे आपको आंसर। पहला प्रश्न, रेन ऑन द रूफ पोएम से, व्हाट डज पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, की जब बारिश होती है तब जो कवि है वो क्या करना पसंद करता है। वो क्या करता है, लेट जाता है बिस्तर पे और आवाज़ सुनता है पैटर की, ये पसंद करता है साहब। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, ये तो अभी कराया था, द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री का झील टापू, उसके बारे में कि इनिसफ्री किस प्रकार के स्थान है। तो हम कह सकते हैं एक ठंडा स्थान है, नॉर्थलैंड में होगा, ठंडा प्रदेश है जहाँ पे रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड, की जो वुड पैकर कटफोर्ड हुआ था वो कैसे फूड प्राप्त करता था अपना। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड कविता से है ये।
तो उसमें जो कटफोड़वा बन गई थी ना औरत, बूढ़ी औरत, तो वो कैसे करती है, बोरिंग बोरिंग मतलब छेद करके, लकड़ी में छेद करके फूड प्राप्त करती है, बस ऐसा रखना था। आगे देखो 16 प्रश्न, एनी वन करना है। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से 5 से 6 लाइनों में लिखना है आपको। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, कि जो यात्री होता है वो अपने आप को कहाँ पाता है। उसी में दूसरा प्रश्न, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो कौन सी समस्या फेस करता है। तो कहाँ पाता है, एक जंगल के बाहर, येलो वुड के बाहर, येलो फॉरेस्ट के बाहर। और क्या समस्या पाता है कि उससे उसके सामने 2 रास्ते, उनमें से एक चुनना है उसको। दूसरा प्रश्न क्या है, वो राइट द मैसेज ऑफ द पोएम विंड इन योर वर्ड्स, कि जो विंड नाम की कविता जो इसका जिसका ये स्टैंजा भी दिया हुआ ऊपर वाला, कौन सा, हाँ ये वाला, तो उसका उसकी उसकी का उसका मैसेज क्या है, उसका संदेश क्या है, वो कविता क्या कहना चाहती है। मैंने बहुत बार बताया आपको, विंड का यहाँ अर्थ क्या है, विपत्तियाँ, चुनौतियाँ, मुश्किलें, कि जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन जीवन में जो मजबूत होता है, जिसका हार्ट मजबूत होता है, जो मस्तिष्क मजबूत होता है, जिसका शरीर मजबूत होता है, वो तो चुनौतियों में टिका रहता है, और जो कमज़ोर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये बताना बस, ये मैसेज था उसमें। फिर आगे मोमेंट्स नाम की जो आपकी बुक है, उसमें से ये प्रश्न आए हैं, कैसे, इनमें दोनों में से एक करना था। 5 से 6 लाइनों में। पहला क्या है, व्हाट आर दी थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाट वाई डज ही लेग बिहाइंड। ये तो मैंने कराया है, और ये शायद मैंने सेकंड टेस्ट में दिया भी आपको, द लॉस्ट चाइल्ड से आया, खोए बच्चे से। कौन सी चीज़ें हैं जो चाइल्ड, बच्चा देखता है ऑन हिज वे टू द फेयर, जो रास्ते में जाता है ना, रास्ते में क्या चीज़ देखनी है, मेले में नहीं देखता है, रास्ते में, जब मेले में जाता है तो रास्ते में क्या देखता है, वो करना था। दिवाली होमवर्क के रूप में भी दिया था आपको मैंने ये। वाई डज ही लैग बिहाइंड, कि वो पीछे क्यों छूट जाता है, इसका जवाब देना था। क्योंकि वो जो बार बार उनको देखने लग जाता है, इसलिए पीछे छूट जाता है। पहली बार टॉयज़ को देखने लग जाता है, दूसरी बार वो वॉर्म्स और वो निकलते इंसेक्ट्स निकलते हैं, उनको देखने लग जाता है, इसलिए पीछे छूट जाता है। एक बार वो ब्लैक जो बटरफ्लाईज है ना, बटरफ्लाई ब्लैक वाली, वो आ जाती है, ड्रैगन फ्लाईज जिसको बोलते हैं, उनको देखने बैठ जाता है। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, अब टोटो वाला प्रश्न आ गया। इन दोनों में से एक ही करना था, टोटो वाला भी कर सकते थे आप। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, कि टोटो बाथ कैसे लेता था, नहाता कैसा था। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, कि उसने ये कहाँ से सीखा। तो ये कहाँ से कैसे लेता था, वो पहले एक टांग घुसाता था, पानी चेक करता था उंगली से, फिर एक टांग, फिर दूसरी टांग, फिर गर्दन तक डूब नहीं जाता था, तो धीरे धीरे जाता था। दूसरा, उसने कहाँ से सीखा था ऐसे, फिर साबुन वाबुन लगाता था और नहाता था, साहब रगड़ता था। और फिर उसने कहाँ से सीखा था, ये पोते से सीखा था। जो राइटर है, राइटर कौन है उसके, शायद रस्किन बॉन्ड है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, कि टोटो ने अपने आप को कैसे आधा उबाल लिया था, साहब द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में से है। कि भाई एक बार चाय की केतली, चाय बनने के लिए रखी हुई थी, उसने देखा पानी को, अच्छा लगा उसको, तो उसमें चला गया साहब, धीरे धीरे गर्म होने लगा, वो फुदकने लग गया, होप करने लग गया, होप अप एंड डाउन। और दादी ने देखा तब उसको निकाल लिया, बस ये लिखना था, दोनों में से एक करना था। आगे देखो क्या है, एनी टू करना है, किसमें, 4 प्रश्नों में से 2 करने थे, और 40 से 60 मतलब 4 से 5 लाइनों में। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में से प्रश्न आ गया था, कि टोटो जो है ग्रैंड फादर के जो निजी जो जू है, जंतु वाला है, उसमें कैसे आता है, मतलब दादाजी कहाँ से लाते, तांगे वाले से लेके आते 5 रुपये में, और क्या है। हु हु वॉज ईश्वरन, की ईश्वरन कौन थे, ये तो प्रश्न दिया भी था। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन एक कुक थे, या ये भी लिख सकते हो साथ में, ईश्वरन एक स्टोरी टेलर भी थे और एक कुक भी थे साहब, मेन तो कुक थे वो। वाई डज द, और किसके थे, महेंद्र के। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स से प्रश्न आ गया, कि क्यों जो डिसिपल है, शिष्य है, वो डिसाइड करता है, निश्चय करता है टू स्टे, कि वो रुकेगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भोजन सस्ता और अच्छा था, 1 रुपये में, डुड्डू में, पता है सबको आपको। हु वॉज हैप्पी प्रिंस, ये तो कितना आसान था, हैप्पी प्रिंस से आ गया, कि हैप्पी प्रिंस कौन थे, एक मूर्ति थी साहब, एक स्टैचू था, बस। आगे देखो, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ आ गए आपके, इनमें से ऑप्शन सही करना है। पहला प्रश्न क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के जो ऑथर कौन है, R.K. लक्ष्मण है, ऑस्कर वाइल्ड है, कि रस्किन बॉन्ड है, कि मुल्क राज, ऑस्कर वाइल्ड है। देखो हमको याद है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ऑस्कर वाइल्ड ही है इसका। हाउ मच मनी डज ग्रैंडफादर पे फॉर टोटो, टोटो के लिए दादाजी ने कितने रुपए पे किए थे साहब, 5 रुपये में खरीदे थे, 3 रुपये में वापस भेज दिया था, 5 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। ईश्वरन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ईश्वरन रीडिंग कौन सी पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था, फॉन्ड था, उसको शौक था, तो ये आंसर हो जाएगा सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग, जिसमें सस्पेंस हो और सरप्राइज हो, वो वाली किताब पढ़ता था वो।
अगला प्रश्न, वेयर वाज द लिटिल स्वेलो गोइंग टू, कि लिटिल जो स्वेलो जो पक्षी था छोटा वाला वो कहाँ जा रहा था साहब? इजिप्ट जा रहा था, मिस्र जा रहा था, हमने बोला था, बार बार पढ़ा था। तो ये गाइस, ये स्टूडेंट्स लर्नर्स, ये हो गया हमारे प्रश्न। 19 प्रश्न थे, बहुत आसान, मैक्सिमम हमारे अपने जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने ये क्वेश्चंस जो थे टेक्स्ट बुक के, वो तो मैंने सारे के सारे मैक्सिमम करा रखे हैं और दिवाली होमवर्क पे भी दिया हुआ बहुत सारे। तो मुझे लगता है आपने इनको एंजॉय किया होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। फिर इसके डिटेल सॉल्यूशन में आपको मैंने डिटेल सॉल्यूशन में एक ये करवाया और काफ़ी और भी प्रश्न करवा दिए हैं, और आपको यदि चाहिएगा तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने और पेपर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक चीज़ पोस्ट करा था, केवल किस्मत के भरोसे नहीं रहना, भाग्य के भरोसे, मेहनत भी हमारा ज़रूरी है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक नहीं, डू योर बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। तो मेहनत कीजिए और पेपर्स में इसी तरह, इसी रणनीति के तहत अपनी मेहनत को जारी रखिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।